आज करगिल विजय दिवस पर शहीद वीरों को राष्ट्र कर रहा है नमन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के बारामूला स्थित डैगर युद्ध स्मारक में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य में पिछले 24 घंटे में 28 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 1,54,000 से अधिक लोगों ने लिया कोविड-19 का टीका। राज्य के 4 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत। लगभग 45 लाख लोगों को निःशुल्क दी जाएगी फाइलेरिया रोधी दवा की खुराक। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने गवाई कई मौके। जर्मनी ने 2-0 से हराया। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स में भारत के अचंत शरद कमल तीसरे दौर में पहुंचे। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में डैगर युद्ध स्मारक में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्मारक की आगंतुक पुस्तिका में अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्र 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिकों और अधिकारियों को नमन करता है, जो सीमा पर प्रतिकूल मौसम की स्थितियों में दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि सैनिकों ने अदम्य साहस, बहादुरी और बलिदान का परिचय दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि डैगर युद्ध स्मारक देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जान गंवाने वाले रणबांकुरों को सम्मान अर्पित करता है। उन्होंने कहा कि यह स्मारक भारतीय सेना के उच्च मूल्यों के बारे में देश के लोगों को जानकारी देगा और प्रेरित करेगा। इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि आज करगिल विजय दिवस पर उस विजय अभियान में वीर गति प्राप्त करने वाले अमर शहीद सैनिकों के प्रति कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर देश की रक्षा में प्राण की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट किया है, उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, हम उनके बलिदान को याद कर रहे हैं, हम उनकी वीरता को याद कर रहे हैं। आज करगिल विजय दिवस पर हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए करगिल में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी बहादुरी हमें हर एक दिन प्रेरित करती रहेगी। पिछले साल के मन की बात का एक अंश भी साझा कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में आत्मनिर्भर भारत के तहत 29,87,000 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की थी। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस पैकेज का उद्देश्य देश में कोविड-19 महामारी के प्रभाव का मुकाबला करना था। वित्त मंत्री ने कर्ज सहायता से जुड़े सवाल पर भी लोकसभा में जवाब दिया। Member has raised a very important issue, sir. The issue of government dues to the MSMEs is a very critical issue, and the MSME ministry, I remember Honorable Minister Gadkari ji also speaking to me about it with great concern. I have over last year, 2020, reviewed it from the point of view of central government and the various departments which owe money to the MSMEs, inclusive of public sector undertakings. We have made sure that the standard as per Rule 45-day be not crossed and all dues be paid from the government side for the MSMEs. इधर संसद की कार्यवाही बार बार बाधित होने पर
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री नकवी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह नहीं तय कर सकता कि सरकार की ओर से किसी मुद्दे का जवाब कौन देगा, कौन रिप्लाई करेगा, किस समय रिप्लाई करेगा। अगर ये जो है वो स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब पर और सरकार पर नहीं छोड़ा जाएगा तो इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है कि ये जो है वो पूरे के पूरे मुद्दे पर डिस्कशन से भाग रहे हैं और डिस्ट्रप्शन के साथ खड़े हुए हैं। हमें चाहते हैं हम संसद चले, हम हर मुद्दे पर डिबेट के लिए तैयार है, डिस्कशन के लिए तैयार है, डिसीजन के लिए तैयार हैं। और विपक्ष से हम लोगों की हमेशा अपील रही है कि आप डिबेट पे आइए, डिस्कशन पे आइए। सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी हुई है, जवाब देगी। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोविड-19 के 39,361 मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 35,968 मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.35% हो गई। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 28 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 5 से अधिक मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर अब 254 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 11 जिले में एक भी मरीज नहीं मिले, जबकि सबसे अधिक हजारीबाग और कोडरमा में 4 संक्रमित, धनबाद जामताड़ा में 3, बोकारो, गुमला और लातेहार में 2 और रांची समेत 5 जिलों में 1 मरीज मिले हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 18,99,874 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 43 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना रोधी टीकाकरण की गति में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में 1,54,000 से अधिक लोगों ने कोविड-19 का टीका लिया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 88,89,492 लोगों को कोविड रोधी टीका लग चुका है। इनमें से 72,45,518 लोगों को पहला और 16,43,000 लोगों को दोनों डोज लग चुका है। केंद्र सरकार अभी तक झारखंड को 83,02,030 डोज प्राप्त हुआ है, जिसमें से 28,400 डोज बर्बाद हुआ और अभी 3,84,000 डोज स्टॉक में है। रांची जिला स्तरीय कोविड-19 टास्क फोर्स की वर्चुअल मीटिंग आज उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मौजूद उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने बताया कि टीकाकरण के मामले में देश के टॉप शहरों में रांची है। वैक्सीन के जितने डोज जिला को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनका लाभ जल्द से जल्द लोगों को मिल रहा है। इस मौके पर उपायुक्त ने मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की दिशा में भी निर्देश दिया, जबकि टीकाकरण केंद्रों पर व्हील चेयर की सुविधा भी जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि बुजुर्गों और निःशक्तों को आसानी हो। गढ़वा में आज कोरोना रोधी टीका लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर टीका लेने के लिए लोगों की लंबी कतार देखी गई। इस मौके पर टीका लेने आए लोगों ने आज करगिल विजय दिवस पर युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि करगिल के वीर जवानों ने सरहद पर दुश्मनों को पराजित कर अपनी सीमा की सुरक्षा की थी और वे लोग कोरोना रूपी दुश्मन पर विजयी पाने के लिए टीका लेकर खुद को, परिवार को और समाज को सुरक्षित करने के प्रयास में जुटे हैं। देना है और कोरोना को भारत से भगा देना है। आज ही के दिन जो है हमारे सैनिक दुश्मनों को भगाए थे और आज ही हम लोग कोरोना का सेकेंड डोज लेकर के कोरोना को भगाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज ये कारगिल युद्ध का ये विजय दिवस है और इसी तरह से कोरोना जो है हम देशवासियों को फिर से डराने का काम कर रहा है। आज हम लोग ये कारगिल दिवस से भी ऊंचा ये अपना संकल्प लेकर कोरोना का वैक्सीन लिए हैं, ताकि उसी तरह से हम कोरोना को भी अपने देश से भगा सकें। वैश्विक महामारी कोविड-19 वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर राज्य भर में विशेष तैयारियां की जा रही है।
इसी क्रम में गिरिडीह जिले के अस्पतालों में भी मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर संयंत्र स्थापित करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से सबक लेते हुए गिरिडीह प्रशासन ने जिले के 4 अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का काम दिया है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा का कहना है कि जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल, मातृत्व अस्पताल चेताडीह, ANM अस्पताल बरमोरिया और CHC बगोदर में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना जल्द ही हो जाएगी। 4 लोकेशंस पर ऑक्सीजन PSA जनरेशन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। ANM हॉस्पिटल, NCH चैताडीह, सदर अस्पताल तथा CHC बगोदर का चयन इन प्लांट्स को स्थापित करने के लिए किया गया है। गिरिडीह के इन सभी अस्पतालों में DG सेट और ट्रांसफार्मर भी उपलब्ध होगा और यहां 500 से लेकर 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का उत्पादन संभव होगा। सेपरेट ट्रांसफार्मर 100 kV का और 200 kV का सारे लोकेशंस पर स्थापित किया जा रहा है। सदर अस्पताल में 1000 लीटर्स पर मिनट का ऑक्सीजन PSA प्लांट स्थापित हो रहा है और शेष तीनों लोकेशंस ANM हॉस्पिटल, NCH चैताडीह तथा CHC बगोदर में। आगामी 31 जुलाई तक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना का काम पूरा हो जाने से न सिर्फ कोरोना संक्रमण काल बल्कि अन्य समय के लिए भी मेडिकल ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज गोड्डा में महिला स्वयं सहायता समूहों के बीच ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों का वितरण किया। इन उपकरणों पर सरकार की ओर से 80% अनुदान दिया जाता है। मौके पर श्री आलम ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की महिलाएं अब कृषि कार्य को लेकर आगे आ रही हैं। पहले महिलाएं सोचती थीं कि कृषि पुरुषों का काम है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में अब कोई भी ऐसा काम नहीं रह गया है जिसमें महिलाएं 100% काम नहीं कर रही हों। उन्होंने कहा कि महिलाएं ट्रैक्टर चला रही हैं और कृषि के सारे काम कर रही हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को कृषि उपकरण देकर उन्हें आधुनिक खेती से जोड़ने का प्रयास किया है। सभी मंडल के द्वारा जिस ग्रामीण क्षेत्र में पौधा लगाया गया था उसमें फल भी आया और फल भी बिका और उसको पैसा उन्हीं का परिवार को मिल गया। तो दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हमारी सखी मंडल की बहनें हैं, उससे हमारा आशाएं अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी JSLPS की CEO नैन्सी सहाय ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में सोसाइटी की ओर से महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीमती सहाय ने नेशनल एकेडमी ऑफ रुटसेटी झारखंड की प्रथम वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि कोरोना काल में भी संस्थान की ओर से अच्छा काम किया गया। बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। ट्रेनिंग्स हम लोग कराते हैं, सर्टिफिकेशंस कराते हैं, बट हाउ दे आर यूजिंग दिस इन डेज टू कम, मतलब आगे फ्यूचर में वो कैसे इसका अच्छे ढंग से उपयोग करें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें आप सभी का बहुत सहयोग अपेक्षित है और ऑलरेडी आप लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं। लेकिन लेट अस थिंक कि हम लोग और बेहतर ढंग से इसको हम लोग कैसे करें। और जो डिफरेंट जिले हैं, फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत राज्य के 4 जिले सरायकेला, खरसावां, लातेहार, पलामू और जामताड़ा में पहली बार मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDM कार्यक्रम आज शुरू हुआ। यह कार्यक्रम 30 जुलाई तक चलेगा। जामताड़ा जिले के सदर अस्पताल में आज उपायुक्त फैजक अहमद मुमताज ने स्वयं दवा का सेवन कर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि फाइलेरिया लाइलाज बीमारी है, संक्रमित होने के बाद इसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। फाइलेरिया की दवा पहले बुथ लगा करके दी जाएगी, फिर उसके बाद डोर टू डोर सबको देना है। तो जितने अडल्ट हैं अबव 1 ईयर, मतलब 1 साल से छोटे बच्चे को छोड़ करके 1 साल से ऊपर के जितने बच्चे हैं और गंभीर बीमारी और प्रेग्नेंट वीमेन को छोड़ करके सबको ये दवाई देनी है। श्री अहमद ने कहा कि प्रारंभ में जिले के प्रखंड एवं पंचायत क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों को दवा दिया जाएगा। बाद में छूटे हुए लोगों को घर घर दवा देने की व्यवस्था की जाएगी। 5000
तो इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट को भी लिया गया है ताकि अगर कोई व्यक्ति इस कीटाणु से ग्रसित है तो उसको बचाया जा सके, क्योंकि ये जो सिम्टम इफेक्ट होने के 4-5 साल बाद सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद ये लाइलाज बीमारी है, तो इससे बेस्ट तरीका है कि पहले ही इसका इलाज किया जा सके। इधर पलामू जिले में उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज ने एमएमसीएच में फाइलेरिया उन्मूलन से संबंधित एमडीए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर श्रीमती भारद्वाज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जाने वाले फाइलेरिया उन्मूलन सप्ताह का पलामू वासी लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया बीमारी काफी पीड़ादायक होता है। इस बीमारी से प्रभावित अंग गंभीर रूप से फूल जाते हैं, जिससे व्यक्ति को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज अपने दूसरे मैच में जर्मनी के साथ खेलते हुए कई मौके गंवाए, जिसके कारण जर्मनी की टीम 2-0 से विजयी रही। इधर टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स में भारत के अचंत शरद कमल तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने पुर्तगाल के यागो अपोलिनिया को हराया। कल तीसरे दौर में कमल का सामना चीन के मालोंग से होगा। महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा आज तीसरे दौर में ऑस्ट्रिया की सोफिया पोलकैनोवा से 0-4 से हार गई। बैडमिंटन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज दूसरे दौर में इंडोनेशिया की जोड़ी से हार गई। तीरंदाजी में भारत के अतनुदास, प्रवीण जाधव और तरुण दीप राय की पुरुष टीम दक्षिण कोरिया से क्वार्टर फाइनल में 6-0 से हार गई है। देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की महिमा अपरंपार है, तभी तो देश दुनिया के तमाम इलाकों से लोग यहां श्रद्धा से सर झुकाने चले आते हैं। भले ही इस बार देवघर में आयोजित होने वाले श्रावणी मेला स्थगित है, लेकिन इससे इस धाम की महिमा जरा भी कम नहीं होती है। पेश है एक रिपोर्ट। श्रावण माह शुरू हो गया है और इसके साथ ही शुरू हो गया है भगवान भोलेनाथ की असीम श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन भी। भले ही कोरोना संक्रमण के कारण भक्तों का भगवान से देवघर में इस बार मिलन नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके बावजूद भोले बाबा की अनुकंपा और इस स्थल का धार्मिक महत्व कभी कम होता नहीं दिखता। दरअसल बाबा धाम एक पौराणिक महत्व की जगह है, जहां श्रावण माह शिव भक्तों की भक्ति अपने चरम पर होती है। पुराण में वर्णित है कि कलयुग में शिव की पूजा अर्चना करने से मुक्ति मिल जाती है। शिव 108 नामों से जाने जाते हैं। कहते हैं कि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और सोमवार को ही एक विशेष फल की भी प्राप्ति हुई थी। मंथन के पहली सोमवारी को एरावत हाथी की उत्पत्ति हुई थी। लिहाजा कहा जाता है कि आज के दिन पूजन करने से भाग्य चक्र प्रबल होता है। महत्व तो अनेकों हैं, लेकिन शिव वैसे तो सब सोमवारी का एक भी जैसा महत्व है, क्योंकि शिव वास रहता है प्रत्येक सोमवार को, और शिव के वास में जो पूजा करता है उसका विशेष फल भी प्राप्त होता है। जो मनोकामना लेके आता है वो मनोकामना उसका पूरा होता है। हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण माह में सोमवारी का दिन काफी कल्याणकारी है और आज के दिन गंगा जल, पुष्प और कुमकुम से भगवान शिव को जलाभिषेक करने का विधान है, जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता गौरी ने भी 16 सोमवारी कर व्रत किया था और अवघड़ शिव को पाया। जैसा कि सर्वविदित है कि बाबा वैद्यनाथ अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किए हुए हैं। चंद्र का एक नाम सोम भी है, इसलिए सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत ही प्रशंसकर माना गया है। आज श्रावण की पहली सोमवारी है, बड़ा ही पुण्य दिन है और स्थानीय तीर्थ पुरोहित परिवार के लगभग सभी लोग और स्थानीय देवघर के भी लोग इस दिन व्रत का पालन करते हैं, पूरे दिन उपवास में रहते हैं और प्रातःकाल भगवान शिव का यथा उपविधि षोडशोपचार, पंचोपचार या राजोपचार से पूजन कर पूरे दिन भगवान वैद्यनाथ का ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जाप करते हैं। देवघर धाम का महात्म्य भी ऐसा है कि भक्त अपने कदम श्रावण माह में यहाँ जाने से रोक नहीं पाते, लेकिन इस बार की बात जुदा है। आज सावन की पहली सोमवारी है और प्रशासन के द्वारा सख्ती बरते जाने के बाद देवघर में भक्तों का आना बंद हो गया है।
देवघर में बाबा मंदिर के प्रधान पुजारियों के द्वारा सिर्फ सरकारी पूजा संपन्न कराई गई है, जिसका वर्चुअल दर्शन कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा वेबसाइट पर इसके लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था के साथ साथ यहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर के सभी तरफ हमारे फोर्स लगे हुए हैं, ऑफिसर्स लगे हुए हैं और सरकार की जैसे आदेश है कि कोरोना को लेकर के मंदिर बंद है, उसको देखते हुए डेल्टा वेरिएंट को देखते हुए हम लोग सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी की और जो भी बाहर से कवरियाँ आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको हम लोग बहिरंग बताने का प्रयास करें। कोरोना संक्रमण के कारण लगातार 2 वर्षों से सावन के महीने में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज भी आस्था की नगरी देवघर में बाबा मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान जारी है। इस बार भी कांवड़ यात्रा बंद होने से लोगों में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। यात्रा बंद होने से लोगों में मायूसी तो जरूर है, लेकिन वे आश्वान्वित भी हैं कि भोलेनाथ की कृपा से यह संक्रमण काल भी जरूर गुजर जाएगा और पुनः बाबा के दरबार में उमड़ेगा आस्था का जन सैलाब और लेगा नया सवेरा भी अंगड़ाई। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आज पहली सोमवारी को केवल स्थानीय श्रद्धालु सीमित संख्या में पहुंचे और गर्भगृह के बाहर ही बाबा की पूजा की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल भी बासुकीनाथ धाम में सावन का मेला नहीं लगा है और आम भक्तों के लिए मंदिर बंद है। केवल सरकारी पूजा, श्रृंगार और आरती की अनुमति है, जिसे मंदिर के पुरोहित संपन्न करा रहे हैं। पवित्र सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ मंदिर में बाहर से आए श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है। इस साल भी बाबा फौजदारी का दर्शन ऑनलाइन के माध्यम से कराया जा रहा है। श्रावण मास में सोमवार के दिन कांवरियों का तांता लगा हुआ रहता है बाबा बासुकीनाथ दरबार फौजदारी दरबार में, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, तीसरी लहर का दस्तक देश में दे चुका है। इसलिए सरकार के गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोग पंडा धर्मक्षिणी सभा, जिला प्रशासन, राज्य सरकार बासुकीनाथ में श्रद्धालु नहीं आवे, इसके लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से हम लोग सूचना पहुंचा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सावन शुरू होते ही कल से सावन के दिन पूर्णिमा के बाद शुरू हुआ है। सावन की पहली सोमवारी है। हर जगह पर मंदिर के चारों ओर और बासुकीनाथ के प्रवेश, यहाँ से भी प्रवेश। मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक के आदेश के कारण पूरे मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा है। स्थानीय श्रद्धालु बाहर से ही बाबा फौजदारी नाथ के पंचशूल का दर्शन कर रहे हैं। गेट के बाहर से ही पवित्र सावन महीने में बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगती रहती है और इससे मंदिर के आसपास के दुकानों की आजीविका चलती है, परंतु मंदिर बंद रहने के कारण इनकी आजीविका भी प्रभावित हुई है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। इधर सावन की पहली सोमवारी को खूंटी जिले के बाबा अमरेश्वर धाम में छिटपुट शिव भक्त पहुंचे और बाजार से ही बाबा का दर्शन किया। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक बाहर से ही भक्तों को बाबा के दर्शन की अनुमति दी गई है। सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक जिला प्रशासन ने बाबा अमरेश्वर धाम में पुलिस बलों के साथ साथ कई मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की है।
इस बीच जानकारी के अभाव में ग्रामीण इलाकों से आज कई भक्त बाबा अमरेश्वर धाम पहुंचे और जलाभिषेक के लिए शिवालय में प्रवेश करना चाहा, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। मार्केटिंग हुआ है इसलिए घुसने नहीं दे रहा है, इसलिए बाहर में ही पूजा करके अभी तो लौट रहे हैं। इसमें सरकार का आदेश है प्रांगण में कोई भी श्रद्धालु प्रवेश नहीं करे, बाहर से ही अपना दर्शन करके बाहर से ही लौटेंगे और बाकी विधि व्यवस्था सब ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से लोगों को बड़ी राहत मिली है। रांची के भी कई राशन कार्ड धारकों ने इसके लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम अब्दुल बारी और सरकार का जो योजना है वन नेशन वन कार्ड का, इसका हम स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा योजना है कि लोग अगर मान लीजिए अपने शहर में नहीं है तो दूसरे शहर से भी राशन ले सकते हैं और ये सरकार का पहल का हम स्वागत करते हैं। मेरा नाम दीपू गाड़ी है। जो सरकार की जो ये नीति है कि वन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड, ये बहुत अच्छा है, जिससे गरीब लोग अगर दूसरे प्रदेश में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे भी अपने राशन कार्ड के द्वारा वो राशन का उठाव कर सकते हैं, जिससे गरीब को भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। पहले तो ऐसा होता था कि कार्ड है लेकिन मजदूरी करने के लिए हम असम गए हैं और दूसरे राज्य में गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और एम्स को नोटिस देकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर देवघर में ओपीडी शुरू करने का आग्रह किया है। सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि उद्घाटन के लिए देवघर एम्स में ओपीडी का नहीं खुलना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 4-5 दिनों से मानसून सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का क्षेत्र बने रहने के कारण मानसून की बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 27 और 28 जुलाई को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार 27 जुलाई को राज्य के उत्तरी तथा मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पूर्वी, मध्य तथा दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज करगिल विजय दिवस पर शहीद वीरों को राष्ट्र कर रहा है नमन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के बारामूला स्थित डैगर युद्ध स्मारक में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य में पिछले 24 घंटे में 28 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 1,54,000 से अधिक लोगों ने लिया कोविड-19 का टीका। राज्य के 4 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत। लगभग 45 लाख लोगों को निःशुल्क दी जाएगी फाइलेरिया रोधी दवा की खुराक। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने गंवाए कई मौके। जर्मनी ने 2-0 से हराया। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स में भारत के अचंत शरद कमल तीसरे दौर में पहुंचे। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर NDMA।